बिहार के गोपालगंज में एक व्यापारी की हत्या से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे जैम कर जोरदार हंगामा किया। बताया गया कि अवैध वसूली न देने पर व्यापारी को इलाके के बदमाशों ने गोलियों से भून डाला, जिसके बाद लोगों का आपा खो गया। वो शव को अस्पताल से हाईवे पर ले आए। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि लोग शव को खींचते हुए लाए और फिर उसे सड़क के बीचों बीच रखकर प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, लोगों ने वहां आगजनी भी की। सड़क बंद होने के बाद वहां एक के बाद एक गाड़ियां फंसती गईं और लंबा जाम लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में अपराध चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन लापरवाह बना हुआ। जिले के कोई भी व्यवसायिक सुरक्षित नहीं है। वहीं हंगामा शांत कराने पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पोस्ट कार्रवाई हम लोग करें। पुलिस के समझाने पर लोग शांत हो गए और बाद में जाम भी खुल गया। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में अपराधियों का हौसला बढ़ाने के लिए हम आप जैसे ही लोग जिम्मेदार हैं। अभी 2 महीने भी तो नहीं बीते जब हमने बिहार की विधानसभा में 2/3 से ज्यादा ऐसे नेता चुनकर भेज दिए जिनके अपराधों की लंबी लिस्ट हमारे सामने थी। 50% से ज्यादा पर हत्या, अपहरण, हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि चुनाव में हमें जाति धर्म के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। अपराध से पैसा, पैसे से राजनीति का रिश्ता कितना पुराना है यह भी हमको याद नहीं रहा। हमने अपनी मूर्खता से नए अपराधियों को रास्ता दिखा दिया। उन्हें फिर से लगने लगा कि रंगदारी वसूलो, जो ना दे उसे मार दो, जुर्म से कमाई दौलत का कुछ हिस्सा अपनी जाति में बांटकर राजनीति में उतर जाओ। 3 दशक से बिहार में जिस जंगल राज का शोर मचा हुआ है वो ऐसे ही हथकंडों से कायम हुआ था। जंगल राज की जो राजनीति अब तक चल रही है वो गोपालगंज और उसके आसपास ही शुरू हुई थी। यहां 24 घंटे से भी कम समय में अपराधियों ने 3 लोगों को सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए मार दिया। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या समुदाय से जुड़े मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। न्यूज 18 के ऋषभ मणि की रिपोर्ट है कि एटीएस की टीम ने इस मामले में यूपी के कुछ जिलों समेत 3 राज्यों में छापेमारी की और म्यांमार के रहने वाले अजीजुल हक नाम के एक आरोपी को यूपी के खलीलाबाद से गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने बताया कि रोहिंग्या समुदाय से जुड़ा अजीजुल हक अपनी मां, बहन और भाइयों के साथ भारत में अवैध तरीके से रह रहा था, जिसके पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और बैंक की 5 पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद करने का दावा किया गया। इसके अलावा उसके बैंक खातों में आए पैसों की भी जांच एटीएस कर रही है, क्योंकि जांच टीम को शक है कि मामला टेरर फंडिंग से भी जुड़ा हो सकता है। एटीएस के अभी तक पड़ताल में साफ हुआ है कि इसी पासपोर्ट पर उसने 2 विदेश यात्राएं की हैं और अजीजुल हक के बैंक खातों में कई अन्य देशों से रकम भी आई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब दोनों पार्टियों के उम्मीदवार एक ही चुनाव चिन्ह के लिए दावा करने लगे। थोड़ी देर बाद जब चुनाव चिन्ह का झगड़ा शांत हुआ तो पहले नामांकन कौन करेगा इसकी लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में दोनों पार्टियां शामिल हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह और नामांकन का झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। यही नहीं, बवाल बढ़ने पर एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियां फेंकने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, जबकि कुछ लोग दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। मारपीट के दौरान जब एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने से बात नहीं बनी तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक बार फिर हाथापाई पर उतर आए। काफी देर तक वहां इसी तरह बवाल होता रहा। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर लोगों ने शांत करा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि कुर्सी पाने की चाह जब सिर पर सवार हो जाती है तो अपना पराया कुछ नहीं दिखता। वैसे भी यह मानी हुई बात है कि चुनाव जितनी छोटी कुर्सी के लिए होता है उसमें दुश्मनी उतनी ही बड़ी हो जाती है। देश के गांवों में जमीन के बाद सबसे ज्यादा रंजिश पंचायत चुनाव की वजह से होती है। ये कड़वी सच्चाई है। पंच, सरपंच के उम्मीदवार और वोटर एक ही गांव के होते हैं। सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी वोट से पहले एक दूसरे को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आते। भूल जाते हैं कि चुनाव बाद भी रहना तो सबको एक साथ ही है। अब जब इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती तो फिर पार्टी, विचारधारा और गठबंधन से उनका क्या लेना देना। दिल्ली में किस क्लास में स्कूल बैग का कितना वजन होगा, ये दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि स्कूल जाने वाले हर बच्चे के बैग का वजन पहले से ही तय होगा और सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन की जानकारी
स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी, जिसके मुताबिक प्री प्राइमरी क्लास में बच्चों को बैग नहीं लाना होगा। वहीं पहली से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल बैग का वजन अलग अलग होगा। इसके अलावा हर कक्षा के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा ताकि बच्चों को हर रोज बहुत सारी किताबें स्कूल न लानी पड़े। यह भी साफ किया गया कि सभी स्कूलों में सिर्फ SCERT और NCERT की ही किताबें पढ़ाई जाएंगी और उनकी संख्या भी तय होगी। ये दिशा निर्देश दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगा। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ने के विवाद में कांग्रेस भी कूद पड़ी और सड़कों पर उतर आई। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस भी इस सियासी घमासान का हिस्सा बन गई और उसके कार्यकर्ता चांदनी चौक में इकट्ठा हो गए। ये लोग उस ओर बढ़ने लगे जहां हनुमान मंदिर था, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। हालांकि मंदिर को फिर से उसी जगह बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें फिलहाल यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हनुमान मंदिर गिराने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और दोनों पार्टियों के खिलाफ नारे लगाए। ये मुद्दा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सियासत का केंद्र बना हुआ है और बेहद संवेदनशील भी है, इसलिए चांदनी चौक में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया, पुलिस वाले एक्टिव हो गए। उन्होंने उन्हें रोकना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को जबरदस्ती वहां से हटाने लगे। पुलिस के अलर्ट पर होने की वजह से भले ही ये प्रदर्शन ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन मंदिर विवाद पर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार और बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाया। आप पार्टी और बीजेपी ने मिलकर इस मंदिर को तोड़ा है, ये एक सच्चाई है। हाई कोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में हनुमान मंदिर गिराए जाने के बाद दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बीच पहले ही तलवारें खिंच चुकी हैं और कांग्रेस की एंट्री के बाद ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। सौभाग्य की बात यह कि देश में विकास पर राजनीति और राजनीति में धार्मिक आस्था का त्रिकोण बन ही जाता है। चांदनी चौक को ट्रैफिक जैम से बचाने और दिल्ली के इस ऐतिहासिक इलाके को सजाने संवारने का प्रोजेक्ट भी अब उसी त्रिकोण में फंसता दिख रहा है। हैरानी सिर्फ इस बात पर है कि जब चांदनी चौक को सजाने संवारने का प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू हुआ था, तब किसी राजनीतिक दल या संगठन का माथा क्यों नहीं ठनका। ये तो पहले से तय था कि चांदनी चौक की मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जानी है। अभी जिस मंदिर को हटाने पर विवाद है, वो तो सड़क के बीच में ही था। खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए चीन ने WHO की टीम को अपने देश में आने की इजाजत नहीं दी। News18.com की रिपोर्ट है कि इस महीने WHO की एक टीम चीन का दौरा करना चाहती थी, ताकि वहां जाकर कोरोना वायरस के फैलने की जांच की जा सके। WHO ने इसके लिए चीन से इजाजत मांगी थी, जिसे चीन की सरकार ने ठुकरा दी। चीन पर लंबे वक्त से ये आरोप लगते रहे हैं कि उसने कोरोना के मामले में पूरी दुनिया को गुमराह किया और चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, वहां के आंकड़े भी दुनिया से छिपा कर रखे। जबकि इसके उलट चीन कई बार यह झूठा दावा कर चुका है कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान से नहीं हुई थी। खबर है कि देश में दाखिल होने की मंजूरी न दिए जाने से WHO चीन के रवैये से नाराज है। जयपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक ही भीड़-भाड़ वाली सड़क पर पलट गया। ये दर्दनाक हादसा जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुआ, जहां चावल की बोरियों से लदा वो ट्रक एक मोड़ पर बेकाबू हो गया। हादसे के वक्त उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसका ड्राइवर उसे संभाल ही नहीं सका। हालांकि कुछ लोगों ने उसे पहले ही देख लिया और वो अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन उस ट्रक के आगे मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जा रहे लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और वो उसकी चपेट में आ गए। उस ट्रक के पलटने से उस पर लदी चावल की बोरियां उन लोगों पर गिर गईं, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई और लोगों ने तुरंत उन बोरियों को हटाना शुरू किया ताकि उनके नीचे दबे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन 3 लोगों ने इस हादसे में वहीं दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक के पलटने से हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जैम भी लग गया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। सौभाग्य की बात है कि हाईवे पर गाड़ियों को हवाई जहाज समझने की हमारी लत ऐसे ही लोगों की जान लेती रहेगी और हम हादसा मानकर किस्मत को दोष देते रहेंगे। अपनी गलती तो कोई मानेंगे नहीं, क्योंकि उसी पर पर्दा डालने के लिए हमने बहानों की लंबी लिस्ट बना रखी है। कभी ब्रेक फेल होने का बहाना बना लेंगे, कभी दूसरी गाड़ियों की गलती ढूंढ निकालेंगे। ये तो गाड़ी चलाने वाले हर आदमी को मालूम होता है कि टायर फटने या ब्रेक फेल होने जैसी दिक्कत कहीं भी कभी भी हो सकती है। फिर हमारे दिमाग की ब्रेक हमेशा फेल क्यों हो जाती? हमें यह बात याद क्यों नहीं रहती कि अगर गाड़ी की रफ्तार काबू में रहेगी तो संकट के समय उसे संभालना आसान होगा।
लव जिहाद कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया और दोनों राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से लव जिहाद कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई और उन पर रोक की मांग की गई, लेकिन अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। यूपी सरकार हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश लाई है, जबकि उत्तराखंड में यह कानून 2018 में बन चुका है। राज्य सरकारें छोटी छोटी पॉलिटिकल चीजों को लेकर के आम पब्लिक के फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गहनता को देखते हुए नोटिस किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां बाढ़ के पानी में फंसे आदमी को लोगों ने बाल बाल बचा लिया। उसे जब नाले के दूसरे छोर पर खड़े लोगों ने देखा तो उन्होंने उस तक रस्सी और रबर की ट्यूब भेजी, जिसकी मदद से उसे खींचकर बाहर निकाला गया। हालांकि तेज बहाव के बीच उस आदमी को किनारे तक लाना इतना आसान भी नहीं था। इस रेस्क्यू की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में उस आदमी और उसे बचा रहे लोगों की जद्दोजहद साफ दिखाई दी। वो ट्यूब के सहारे लहरों में फंसा था और लोग उसे किनारे तक लाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सभी की कोशिश रंग लाई और आदमी सुरक्षित किनारे पर आ गया। जान बचने के बाद उसने इलाके में पुल नहीं होने पर अपनी खींच भी जाहिर की। ना हमारे को ब्रिज ना पुल कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है, वो लेने आ जाते। बताया गया कि नाला पार करते वक्त अचानक पानी बढ़ने से वो 1 घंटे तक लहरों के साथ बहता रहा। सौभाग्य की एक बात यह कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अपनी जान आफत में डालने और दूसरों की जान हल्कान करने में ही मजा आता है। आ बैल मुझे मार टाइप के ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। पूरी दुनिया जान गई है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से बारिश और बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी नदी नालों में थोड़ी सी बारिश के बाद उफान आ जाता है। ये वहां के बच्चे बच्चे को पता है। जो लोग घरों में हैं उनकी जान आफत में है, लेकिन बेवजह भटकने वालों को घर में चैन का मिलता है। राजौरी में जिन लोगों ने इस आदमी को डूबने से बचाया, उनके भी पल्ले नहीं पड़ा कि उसे नाले में उतरने की जरूरत क्या थी। कोरोना की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल से शुरू हुए विवाद के बाद कई संस्थाओं ने विवाद पर सफाई दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने साफ किया कि इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब इमरजेंसी जैसे हालात में होने वाले वैक्सीन के इस्तेमाल से। मतलब यह कि अप्रूवल में इमरजेंसी शब्द हालात के लिए इस्तेमाल हुआ। दुनिया भर में कोरोना संकट की वजह से वैक्सीन के लिए इंतजार महंगा पड़ सकता था, इसलिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन की मंजूरी में सामान्य तौर पर लगने वाले वक्त को कम कर दिया गया और करीब 8 साल तक चलने वाली अलग अलग प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना ही इमरजेंसी जैसे हालात को देखते हुए वैक्सीन को मंजूरी दी गई, जिसके लिए वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के नतीजों को आधार मानकर अप्रूवल दिया गया। भारत में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दी गई मंजूरी इसी प्रक्रिया के तहत दी गई। इन दोनों ही वैक्सीन को सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। टीका बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो करीबन 4, 5, 8 साल लेती है, लेकिन जो कि ये बीमारी इतने बड़े स्तर पे हमारे सामने में खड़ी हुई है और आज के दिन में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो लाखों में लोगों की इसमें जान चली गई है, तो इसलिए टीका सामने में लाना बहुत जरूरी था। जम्मू के उधमपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ का एक हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया। यह हादसा जिस वक्त हुआ वहां कई लोग मौजूद थे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस खौफनाक मंजर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ ही झरने की शक्ल में नीचे ढह रहा हो। उसके साथ उस पर लगे पौधे और मिट्टी भी पानी की तरह नीचे गिरते दिखे। देखते ही देखते पहाड़ के दूसरे हिस्से भी ढहकर नीचे आने लगे और उनके साथ एक के बाद एक कई बड़े बड़े पत्थर भी धड़ाम से गिरे, जिसके बाद वो पूरी सड़क बंद हो गई। हालांकि बाद में मलबा हटाकर उसे खुलवा दिया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए रफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि परेड में पहली बार रफाल लड़ाकू विमान राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे और इस बार सबसे ज्यादा 32 झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड में जगह मिलेगी, जिनमें 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और सेनाओं की झांकियां शामिल हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार की परेड में कुछ बदलाव भी किए गए, जिसकी वजह से खबर है कि इस बार बहादुर बच्चों को राजपथ पर नहीं लाया जाएगा और न ही हर साल की तरह मोटरसाइकिल पर करतब करते सेना के जवान राजपथ पर दिखाई देंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। साथ ही किताब में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपने अच्छे रिश्ते का भी जिक्र किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने
अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री की तारीफ की, जिनमें उनकी विदेश नीति भी शामिल है। साथ ही उन्होंने अपनी किताब में संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी प्रधानमंत्री को सराहा और लिखा कि उन्होंने कभी भी राजनीतिक मतभेद को आड़े नहीं आने दिया। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में पीएम ने जो मेहनत की, प्रणब मुखर्जी ने उसके लिए भी उनकी प्रशंसा की। साथ ही वो इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद थे कि 2019 में बहुमत हासिल करने के बाद भी उन्होंने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। अपनी किताब में पूर्व राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ अपने मीठे रिश्ते के बारे में भी लिखा और चुनाव जीतने के बाद उनके साथ हुई अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया और लिखा कि चुनाव जीतने के बाद जब पीएम पहली बार उनसे मिलने आए थे तो एक अखबार की कटिंग के साथ उनको साथ में लाए थे, जिसमें प्रणब मुखर्जी का पुराना भाषण छपा था जो स्थिर जनादेश की उम्मीद करता था।